नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2019 का सीसैट का पेपर, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, यानी कि एक पार्ट उसका हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग इस पार्ट में उसके आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज। ठीक है, यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा है कि अगर हम उसके अंश और हर को किसी धनात्मक मात्रा से बढ़ा देते हैं तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, यही पूछा है। और ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तीसरा है ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन। और चौथा है सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हालांकि मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूं। देखिए, अगर हम कुछ भी इंक्रीज करेंगे ना, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर हम अंश और हर दोनों में जोड़ेंगे तो जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 हमारे पास है, ये कौन सा फ्रैक्शन बोला है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, 2/5 है, 2/5 है। अगर हम इसमें दोनों में ही मान के चलिए, इसमें भी हम 2 जोड़ देते हैं, नीचे वाले में भी 2 जोड़ देते हैं। सबसे पहले इसका होगा क्या वो देख लेते हैं। 2/5 है, ये हो जाएगा 0.4। इसका क्या आ जाएगा आंसर, 0.4। अब अगर हम इसमें दोनों में ही 2 इंक्रीज कर देते हैं, यही बोला है ना, इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो मतलब अंश में भी 2 जोड़ देना है और हर में भी 2 जोड़ देना है। तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4, और नीचे हो जाएगा 5 + 2 7। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये 40 हो गया। तो 7 × 5 = 35, है ना, 7 × 5 = 35, ये तो 40 है, 7 × 5 = 35, 5 अभी हमारे पास और है, 7 × 7 = 49। तो 0.57 हमारे पास 2 फ्रैक्शन डिजिट में आया है। तो कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर 0.40 है और यहाँ 0.57 आ गया, तो बढ़ गया ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ भी अंश और हर दोनों में कोई भी क्वांटिटी अगर सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो ऐड करने से जो हमारा रिजल्टिंग फ्रैक्शन होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रेटर देन, या हमेशा मूल्य भिन्न से बड़ा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारे पास दे रखा है, सीक्वेंस है 4 है। सबसे पहला 4 है, उसके बाद 196 है, 196, फिर 16 है, फिर 144 है, उसके बाद 36 है, फिर 100 है, और फिर 64 है, और x है। आपको x का मान पूछा है कि x के जगह पर क्या होगा। ठीक, तो देखिए इस सीक्वेंस में हमें डबल सीरीज दिखाई दे रहा है। डबल सीरीज कैसे, एक जो ओड प्लेसेस पर है वो देखिए, जैसे यहाँ पे 4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है। ओड प्लेसेस मतलब एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, फिर ये 6 का स्क्वायर है, ठीक, और ये फिर 8 का स्क्वायर है। कहने का मतलब 2 नंबर ऐड हुआ है और उसका स्क्वायर करता चला गया है। 2 का स्क्वायर किया, फिर 2 जोड़ा, 4 का स्क्वायर किया, फिर 2 का गैप लिया, फिर 6 का स्क्वायर किया, फिर 8 का स्क्वायर किया। तो कहना ऊपर में जो है ना, यानी ऑड प्लेसेस पर ये +2 हो रहा है हर बार और उसका स्क्वायर किया जा रहा है। ठीक, अब हम लोग इवन प्लेस पर अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारा 196 है, 196 होता है 14 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ अगर 144 को देखेंगे तो ये होता है 12 का स्क्वायर, 100 को देखेंगे तो ये होता है 10 का स्क्वायर। तो जो ऑड प्लेसेस पर था उसमें 2 जोड़ करके उसका स्क्वायर किया जा रहा था। और अब लोग इवन प्लेस को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 को घटा करके, यानी 2 कम किया जा रहा है, फिर उसका स्क्वायर किया जा रहा है। जैसे 14 का स्क्वायर किया, फिर 12 का किया, फिर 10 का किया, और ये हमारा इवन प्लेस पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 10 में से 2 घटाएंगे, यानी 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी x के जगह पर क्या हो जाएगा, 64। तो हमारा उत्तर हो गया 64, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of these 2 languages. The number of people who can read exactly 1 language. देखिए एक ग्रुप है, उसमें 15 लोग हैं टोटल, 7 फ्रेंच बोलते हैं, यानी 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, और 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकता है। ठीक, आपसे पूछा है कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो समर्थतः या यथार्थतः एक भाषा तो पढ़ ही सकते हैं।
ठीक, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 15 पीपल है, जिसमें से 7 फ्रेंच पढ़ रहा है और 8 इंग्लिश पढ़ पा रहा है, और 3 उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। तो अगर हम टोटल देखें तो ये कितना हो गया, 7 + 8 + 3, 10 8 7 15 3 18 हो गया, है ना। तो आदमी तो टोटल 15 ही है, यानी जो 3 लोग होंगे ना वो उसी बीच में होंगे जो दोनों पढ़ पा रहे होंगे। अगर हम लोग एक वेनन डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, वेनन डायग्राम ये हम इसको ले लेते हैं फ्रेंच, ये जो है फ्रेंच रीडिंग पीपल है, ठीक। टोटल इसका संख्या है 7, और एक यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं इंग्लिश पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ठीक। और ये टोटल इसका संख्या कितना है, 8। तो जो बीच में आ रहा होगा ना वो 3 होगा। ये हम लोग अभी समझे थे कि 8 7 15 3 18 हो जा रहा है। टोटल समूह में व्यक्ति 15 ही है, इसका मतलब जो है ना 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों चीजें पढ़ पा रहे होंगे। तो ये दोनों जगह कैलकुलेट हो गए, तभी 18 आ रहा था। तो यहाँ ये दोनों में आ गए। तो अगर ये दोनों में आ गए, टोटल यहाँ पर फ्रेंच वाले 7 थे, 3 इधर चला गया, तो इधर जो केवल फ्रेंच वाले बचे वो कितने बचे, 4। उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश वाले टोटल 8 थे, 3 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ पा रहे हैं, तो केवल इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 8 - 3 यानी 5। तो ये हो गया केवल वाला, केवल इंग्लिश पढ़ने वाला, केवल फ्रेंच पढ़ने वाला। तो आपसे वही पूछा है, ठीक है, कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो यथार्थ केवल एक ही भाषा पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कितने हो गए, यहाँ 4 जो केवल फ्रेंच पढ़ सकता है और 5 जो केवल इंग्लिश पढ़ सकता है। तो केवल एक ही भाषा कुल मिला के पढ़ने वाले लोग कितने हो गए, 4 + 5 9। तो 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल एक भाषा यथार्थता पढ़ सकते हैं। आंसर इसका हो गया बी ऑप्शन 9। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स नहीं है, प्रिंटर नंबर्स, प्रिंटर्स। कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर 3089 अंक यानी 3089 अंक प्रयोग में लाता है। इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रिंटर जो है नंबर प्रिंट करता है बुक पे, ठीक, 1 से लेकर के, मतलब 1 से लेकर के कितना तक प्रिंट किया वही आपसे पूछा ही है। तो ये बोला है कि टोटल जो डिजिट्स उसमें इस्तेमाल किया है ना, यानी टोटल जो अंक यूज किया है वो किया है 3089 इतना डिजिट्स उसमें प्रयोग हुआ है। तो कितना पेज नंबर का वो बुक रहा होगा, या कितने पेज उस बुक में रहे होंगे, यही पूछा है आपसे। हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव, कितने पेज होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए जब पेज नंबर 1 से लेकर के 9 तक लिखे होंगे तो उसमें केवल एक डिजिट इस्तेमाल हुआ है, नहीं। 1 नंबर पेज पर जैसे जाएंगे तो वहां केवल एक ही डिजिट इस्तेमाल हुआ, वो कौन सा है, 1। 2 नंबर पेज पर जाएंगे तो वहां पर एक ही डिजिट इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा डिजिट है, 2। उसी तरह से 3। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो 1 से लेकर के पेज नंबर 9 तक में टोटल 9 डिजिट इस्तेमाल हुआ होगा। अब जैसे ही आप 10 पे गए तो 10 नंबर पेज पर ये 2 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। पहला डिजिट है 1, दूसरा डिजिट है 0, 2 डिजिट। तो 10 से लेकर के 99 तक अगर जाते हैं, 10 से लेकर के 99 तक, तो सब में 2 डिजिट इस्तेमाल हुआ होगा। एक तो 1s प्लेस वाला, एक 10s प्लेस वाला, ये दोनों डिजिट इस्तेमाल हुआ है ना। तो 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट इस्तेमाल हुआ है। तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 10 से लेकर के 99 तक टोटल नंबर हो जाएंगे 90, और सब में 2 डिजिट इस्तेमाल हुआ है। तो 90 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो 180 डिजिट, यहाँ पे 9 डिजिट, यहाँ पे हमें 3089 तक जाना है। तो अब अगर 100 से हम लोग जाएंगे, 100 से लेकर के 999 तक, ये जो पेज नंबर होगा 100 से लेकर के 999 तक, हर एक पेज पर 3 डिजिट इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पर भी 3 डिजिट, यहाँ पर भी 3 डिजिट, और बीच में इसके जितने भी आएंगे सब में 3 डिजिट, 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस, है ना। तो 3 डिजिट, तो 3 डिजिट अगर इन सब में इस्तेमाल हुआ है, ठीक, और टोटल संख्या कितना है ये 100 से लेकर 999 तक के बीच में, ये हो जाएंगे आपको 900। तो 9 तिया 2700 यहाँ हो गया, तो 2700 यहाँ हो गया। 3089 तक जाना है तो कितना और रह गया, 2700, क्योंकि अब 1000 से हम लोग 1000 से लेकर के हम लोग 9999 तक जाएंगे तो सब में 4 डिजिट इस्तेमाल होना है। यहाँ तो बहुत ज्यादा, यानी 900 संख्या यहाँ हो जाएगा। हम लोगों को केवल क्या देखना है, हम लोगों को 3089 तक ही डिजिट यूज करना है। तो अभी तक कितने हो गए वो देख लेते हैं। तो ये हो गया 2700 और 100, 2800, 2880 और प्लस 9, 2889, यानी 2889 हो गया। 3089 तक जाना है, यानी 200 डिजिट और इस्तेमाल में लाना है हम लोगों को। 200 डिजिट और इस्तेमाल में लाना है। और इधर जो हमारे पास अब नंबर बच रहे हैं उन सभी नंबर में 4 डिजिट आएंगे। अगर उन सभी नंबर में 4 डिजिट आएंगे और 200 डिजिट हम लोगों को और इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब कितना पेज करना पड़ेगा, कितना नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 4 डिजिट अगर सब में आ रहे हैं
200 डिजिट ही हमें इस्तेमाल और करना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आता है 50, यानी 50 नंबर और हमें इस्तेमाल करना है। तो कहाँ तक कर लिए थे, 999 तक कर लिए थे, 50 और करेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 10,049 तक। 10,049 तक 999 तक हम लोग कर लिए थे, 50 इसमें और जोड़ दीजिए तो 1049, यानी 1049वां पेज नंबर पर आप जाएंगे तो टोटल डिजिट जो है आप 3089 इस्तेमाल कर चुके होंगे। ठीक, तो यही हमारा उत्तर है 1049, 1049 टोटल उस बुक में पेज होगा। 1049 पेज नंबर तक अब जाते जाते आपने कितना डिजिट टोटल इस्तेमाल कर लिया होगा, 3089, 3089 डिजिट्स। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है एक, देखे इसमें पैटर्न जो है, सबसे पहले देखिए इसमें कितना जो लेटर है वो इस्तेमाल किया गया है। सी है, ए है, सी है, ए बी, यानी कि ए बी सी 3 ही डिजिट इस्तेमाल किया गया है, 3 ही लेटर्स इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। नहीं तो ग्रुप हमें दिख रहा है यहाँ पर सी सी, यहाँ ए, फिर यहाँ भी ए, मतलब ये ए और बीच में कोई डिजिट कोई लेटर डाला है, तो इसको 5-5 का तोड़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम लोग एक 5 इसको तोड़ ले, 5 इसको, यानी 5-5 का ग्रुप अगर बना ले तो यहाँ हमें दिख रहा है कि इधर सी सी है, बीच में ए है, यहाँ गैप है, तो यहाँ पर भी अगर एक सी लिख दें तो सी सी ए फिर सी सी हो गया, यानी एक पैटर्न हो गया फॉलो। और यहाँ पर भी ए है, उधर भी ए है, बीच में यहाँ सी ले चुके हैं तो यहाँ बी ले लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ अब क्या है, यहाँ बीच में सी है, इधर भी ऑप्शन खाली है हमारे पास, यहाँ बी लिख दें, यहाँ भी बी लिख दें। तो देखिए तो ये पैटर्न हो गया ना, ये पैटर्न हो गया सी सी ए फिर सी सी, उसके बाद ए बीच में बी फिर ए, उसी तरह से यहाँ बी बी और इधर भी बी बीच में सी। तो ये पैटर्न हमारा हो गया। तो क्या क्या भरा हम लोगों ने, यहाँ पर सी भरा, फिर बी फिर बी फिर बी, यानी सी और ट्रिपल बी। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन सी। नहीं, सी में तो चारों बी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ट्रिपल बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन along with their parents. The average of the weights of children and their mother is 50 kg. The average of the weight of the children and their father is 52 kg. ठीक है, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उसके माता पिता हैं, 2 बच्चे और उसके माता पिता, यानी टोटल 4 लोग हैं। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत वजन है वो 50 किलो है। बच्चों यानी 2 बच्चे और माता का मिला करके, अगर मान लें एक है चाइल्ड 1 और एक है चाइल्ड 2 और एक है उसकी मदर, तीनों का जो औसत वजन है, यानी औसत वजन कैसे निकालते हैं, इनको तीनों का वजन सम करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जो औसत वजन आता है ये 50 किलो आता है। तो अगर हम कहें कि इन तीनों का सम कितना होगा वजन का, तो 3 उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो 50 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। यानी दोनों बच्चों और माता का उम्र अगर हम लोग जोड़ दें, उम्र है कि वेट, तो हमारे पास कितना आ जाता है वेट, टोटल 150 किलो, 150 किलो वेट आ गया। अब कह रहा है कि अगर उसके पिता का वजन और दोनों बच्चों के वजन का अगर जोड़ दें, ठीक, तो टोटल यानी औसत वजन है 52 किलो। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C1 प्लस C2 प्लस अगर फादर ले लेते हैं तो यह आ जाता है 52 इंटू 3, 52 इंटू 3 150, 2 3 6 156 kg। ठीक है, तो दोनों बच्चों और मदर का वजन मिला देते हैं तो 150 किलो होता है, और फादर का मिला देते हैं, दोनों बच्चों का मिला देते हैं तो 156 किलो आ जाता है। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन हमें यहाँ तक पढ़ के पता चला। अब देखिए कह रहा है यदि पिता का वजन 60 किलो है, अब कह रहा है अगर पिता का वजन 60 किलो है, ठीक, तो माता का वजन कितना है ये बताइए। देखिए तो इस इक्वेशन में अगर हम पिता के जगह पर 60 किलो रख देंगे, 60 किलो, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस 60 इक्वल्स टू 156। तो यहां से C1 प्लस C2 आ जाएगा हमारे पास, यानी दोनों बच्चों का वजन कितना है टोटल वो आ जाएगा। इधर 60 जाके घट गया 156 में से, तो कितना बच जाएगा, 156 में से 60 चला जाएगा तो 56 इधर चला गया, 4 और चला गया तो 96, यानी 96 बचा। यानी दोनों बच्चों का जो वजन है वो कितना है, 96 kg। अब दोनों बच्चों का वजन अगर आपके पास पता चल गया, पूछा है माता का वजन, तो इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए दोनों बच्चों का। दोनों बच्चों के जगह पर अगर हम यहाँ 96 रख देंगे और मदर का मिला करके टोटल 150 है, तो मदर का पूछा है 96 उधर लाके घटा दीजिए, तो 150 में से 96 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 50 इधर और 4 इधर, 54, 54 kg। यानी मदर का वजन कितना है, 54 kg, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रूपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन,
₹1, ₹10 एंड ₹50 इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ 107। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 मूल्यों में या मूल्य वर्गों में ₹1 का नोट है, आपके पास ₹10 का नोट है और ₹50 का नोट है, ठीक। और आपको बिल का भुगतान करना है जो टोटल कितना है ₹107। तो कह रहा है कितने तरीकों से आप भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम केस बना लेते हैं, इसमें केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात ये कि जितने लोग चाहते हैं कि लाइव क्लासेस में हम आए ताकि आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएं, आपसे हमारे साथ मतलब सवाल जवाब कर पाएं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने भी लोग चाहते हैं, जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, तो वीडियो हमारा देखते हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि हम लाइव आए ताकि हमारा और इंटरेक्शन आपके साथ बन पाए, ठीक है। तो लाइव सेक्शन के लिए जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन 1 और 10, ठीक है, 1, 10 और 50। तो ₹50 का नोट है आपके पास, ₹10 का है और ₹1 का है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि अगर हम ₹50 का ₹107 टोटल देना है, ₹50 का अगर हम एक भी नोट ना लें, जीरो लें, ठीक, और ₹10 का भी एक भी नोट न ले, जीरो लें, तो ₹1 का टोटल 107 सिक्का लेंगे और उसका भुगतान कर देंगे। पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम ₹50 का एक नोट लें, ₹50 का एक नोट लें, ठीक, और ₹10 वाला जीरो लें, बाकी का ₹1 वाला सिक्का देना पड़ेगा, है ना। अब ₹50 का एक नोट ले लिए हैं तो ₹10 का अब पहला अगर जीरो लिए तो हमारे पास टोटल जो भी बचा यानी ₹57 वो हम लोगों ने सिक्का से पे कर दिया। अब कह रहा है कि अगर मान चलिए हम ₹50 का एक नोट लिए और ₹10 का भी एक नोट ले लिए, यानी टोटल ₹60 ले लिए, अब जो बचा उसको सिक्का से पे कर दिए। तो और अब की बार इसको अभी फिलहाल एक ही फिक्स रहने देते हैं क्योंकि यहां पर केस बन रहा है हमारे पास ₹10 वाला में। अब की बार ₹10 का 2 नोट ले लिए तो टोटल ₹70 हो गया, बाकी का पैसा हम सिक्का से दे दिए। अब की बार ₹10 का 3 ले लिए, 50, 30, 80 हो गया, बाकी सिक्के से। 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले सकते हैं क्या? नहीं, 50 और 60 110 हो जाएगा, यानी टोटल 5 तक यहाँ ले सकते हैं, है ना। तो एक केस हमारा यहाँ हुआ था और इसमें कितने केस बन गए? जब ₹50 का एक नोट लिया तब बन गया हमारे पास 5 यहाँ पर और एक जीरो वाला, 6 केस यहाँ बन गया, ठीक है। अब की बार क्या कर रहे हैं कि ₹50 का हम लोग 2 नोट ले रहे हैं, ठीक है, ₹50 का 2 नोट ले रहे हैं। तो ₹50 का जब 2 नोट ले लेंगे तो ₹100 हो गया। जब ₹100 हमारे पास हो गया तो अब हमारे पास सिर्फ ₹7 बचा जो हम सिक्का से पे कर देंगे, यानी इसमें ₹10 का एक भी केस नहीं बनेगा क्योंकि 50 का 2 नोट ले लिए तो ₹100 ऑलरेडी हो गया, 107 ही पे करना है, ₹10 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी सिक्का से, यानी एक तरीका तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये वाले में अब देखिए एक चीज, जब हम लोग ₹50 का जीरो नोट लिए थे यानी ₹50 बिल्कुल नहीं लिए थे, तो उसमें क्या है कि ₹10 को हम लोग 10 वाले भी जीरो लिए और टोटल 107 से पे कर दिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ₹50 का एक भी नोट ले लें और ₹10 का एक नोट ले लें, जीरो यहाँ ले चुके हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, ₹10 का एक नोट ले लेंगे, ठीक। अब 107 टोटल देना था, ₹10 का एक नोट लिया हमने, ₹50 का एक भी नहीं लिया, तो टोटल 97 रुपीज हम लोग सिक्का से पे कर देंगे, है ना। तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि 10 का 2 नोट ले लें, 10 का 3 भी ले सकते हैं, टोटल कहां तक ले सकते हैं? 10 का 10 नोट ले सकते हैं क्योंकि 50 एक भी नहीं है। 50 अगर जीरो है, ₹50 का नोट, तो 10 का नोट हम मैक्सिमम 10 तक ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरा केस में 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6, 7, 8 और 9 और 10 भी ले सकते हैं, यानी टोटल ₹100 हम 10 के नोट से चुका दिए, ठीक है। तो यहाँ कितने तरीके हो गए? 10 तरीके हो गए, नहीं तो 10 तरीके यहाँ, एक यहाँ ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो 10 टोटल इतना ही केस पॉसिबल हमारे पास हो सकता है क्योंकि और कोई सारा ही केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखिए जब 50 का हमारे पास बिल्कुल एक भी नोट नहीं लिए तो हमारे पास टोटल 10 तरीके यहाँ और एक तरीके यहाँ, 11 तरीके आए, ठीक। जब एक 50 का नोट लिए तो हमारे पास 5 और एक 6 तरीके आए थे। 50 के जैसे ही 2 नोट ले लेंगे तो ₹100 आपके पास हो गया, तो 10 तो उसमें आ ही नहीं सकता है, तो बाकी का सिक्का हम दे देंगे, यानी वहां पर भी एक ही तरीका आया था। तो टोटल केस हमारे पास डिस्कस हो चुका है। अब टोटल को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 1 और 6 7, 7 1 8 और 10 18। तो टोटल आप 18 तरीकों से उस बिल को पे कर सकते हैं। ऑप्शन सी में 18 दिया हुआ है, यही आपका उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट।
तो ये डायरेक्शन देख लीजिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, ऊपर और नीचे साउथ होता है। तो अगर कोई व्यक्ति यानी ए स्टार्ट कर रहा है अपने घर से, उसका यहाँ पर मान लेते हैं घर है, तो यहाँ से चलना शुरू किया ईस्ट की तरफ, ईस्ट उधर है तो ईस्ट की तरफ चला देंगे इसको 20 किलोमीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, चलिए 20 मीटर चला गया, 20 मीटर, ठीक है। तो ए जो है 20 मीटर चला टुवर्ड्स ईस्ट, वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम। अब कह रहा है जहां पर बी जो है ना, यानी ए इधर चलना स्टार्ट किया था, यहां से यहां तक आया, तो यहां ए के साथ बी भी आ गया, यानी ए और बी अब दोनों साथ आ गए, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ज्वाइंड हिम एंड दे टुगेदर वॉक्ड 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों मिल करके सेम डायरेक्शन यानी उसी डायरेक्शन में 10 मीटर और कंटिन्यू किया, यानी 10 मीटर और चल लिया, दोनों मिल के चल रहा है। देन ए टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट व्हाइल बी टर्न्स टुवर्ड्स राइट। ए जो है यहां से लेफ्ट यानी इधर, तो लेफ्ट इधर चला गया ए, और बी जो है वो इधर चला आया, बी इधर चला आया, ठीक। कितना कितना गया भाई, ए टर्न लेफ्ट व्हाइल बी टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी ए जो है ये 2 मीटर गया ऊपर, और ये जो है जो बी है वो कितना 8 मीटर गया नीचे, थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं, लगेगा कि 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर चला आया नीचे, ठीक। अब कह रहा अगेन बी टर्न्ड लेफ्ट, अब नीचे की तरफ उसका सर है तो लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो लेफ्ट इधर हो गया, चलिए तो ये इधर चला कितना भाई, लेफ्ट एंड ट्रैवल 4 मीटर, तो यहां चला 4 मीटर, ये 4 मीटर चला, ठीक। फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस, अब यहां से 5 मीटर और राइट जा रहा है, 5 मीटर और राइट कर लीजिए इसको, यहां से राइट इधर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक रिस्पेक्टिवली। एंड अगेन बी टर्न लेफ्ट, बी को हमने दोबारा से लेफ्ट मुड़वा दिया है, एंड ट्रैवल 4 मीटर फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, फिर 5 मीटर राइट, ठीक है, टू रीच हिज ऑफिस, और यहाँ इसका ऑफिस है, यहाँ ऑफिस ये पहुंच गया बी। अब बोल रहा है ए टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 मीटर, और ए जो है राइट मुड़ के 12 मीटर तक चला, तो यहाँ ये 12 मीटर चला, ठीक है, टू रीच हिज ऑफिस, और ऑफिस पहुंच गया, यानी यहाँ ऑफिस का ऑफिस है। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इधर यहाँ पे 4, और टोटल अगर 12 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि इधर 4 हो गया तो ये 8 होगा, तो ये 8 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ इसका ए का ऑफिस। अब बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस, दोनों ऑफिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारा 8 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 8 है, ये अगर पता लग जाए कितना है तो ये कितना है भाई, तो 2 मीटर इधर, 8 मीटर इधर, 8 2 10 और 5 मीटर इधर, टोटल 15 हो गया, यानी 15 मीटर इधर, 8 मीटर इधर, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारे पास 8 है, बी 15 है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का होता है 225। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 4 5 हो जाएगा 9, 6 2 8 और ये हो गया 2, तो 289। 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट होता है 17, यानी कि दोनों के ऑफिस का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो 17 किलोमीटर, मीटर सॉरी, मीटर में दे रखा है तो 17 मीटर, ठीक, बहुत ही कम डिस्टेंस है भाई, 17 मीटर आपके बी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आपको मैंने कई बार बोला है कि कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि लाइव क्लासेस में आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, ठीक है। लाइव क्लासेस में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लासेस में हमारा और आपका इंटरेक्शन बेहतर हो पाएगा, हम भी आपको जान पाएंगे, आप भी हमको जान पाएंगे, और क्वेश्चन भी वहां पर डिटेल में डिस्कस करवा सकते हैं, आपको जो डाउट होगा वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट करें, अगला क्लास हम लोग लाइव लेकर के आएंगे, उसको पहले ही शेड्यूल कर दिया जाएगा ताकि उस समय पर आप लोग फ्री होकर के सारा काम धाम करके आप आराम से बैठे, ठीक है। और जो भी डाउट है अपना लेकर के बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमसे, ठीक है। चलिए लाइव कमेंट में, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कंसीडर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 फॉलोड बाय क्वेश्चन। तो पहले देखिए 2 स्टेटमेंट है और नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, क्या p और q जो है वो ऑड इंटीजर है, और नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये दोनों, यानी प्रोडक्ट ऑफ p एंड q क्या एक विषम पूर्णांक है। तो पहले देख लेते हैं अब स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है p एंड q बोथ आर प्राइम, p और q दोनों प्राइम नंबर है, यानी मान लेते हैं p 2 है और q जो है हमारे पास वो 3 है, ये अगर 3 है तो ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों प्राइम नंबर है, सेम भी हो सकता है, ये नहीं बोला कि अलग अलग है, ठीक है। बोथ आर प्राइम नंबर, यानी p और q दोनों प्राइम नंबर हो सकता है, ये 2 3 5 7
ठीक है, 11 ये हो सकता है, ये भी यही हो सकता है, 3 2 3 5 7 ऐसे ही दोनों प्राइम नंबर है। ठीक, तो क्या दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑड इंटीजर आता है? करके देखिए, 2 तिया 6 यानी कि नहीं आया है ना, 2 तिया 6 ये तो इवन आ गया, 3 5 15 ये ओड आया, 5 25 ये भी ओड आया, 7 तिया 21 ये भी ओड आया, 7 5 35 ये भी ओड आया, 5 दूनी 10 ये फिर से इवन आ गया है ना। तो हम ये पक्का नहीं कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पी क्यू जो है ना वो हमेशा विषम होगा। तो इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो इसका आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसको काट देंगे, यानी पहला जो हमारा ऑप्शन है वो पहले ही कट गया। अब देखिए स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 बोला है कि p प्लस क्यू इज ऑड इंटीजर, प्लस ही है ना, प्लस, ठीक। तो p प्लस क्यू हमारा क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो p प्लस क्यू एक विषम पूर्णांक है, तो चलिए कोई भी p और q का कोई वैल्यू लेते हैं जो विषम पूर्णांक हो सकता है। जैसे 2 ले लिया इसको, p को, और q को अगर 3 ले लें तो जोड़ के ये विषम आता है, जोड़ के विषम आ गया। तो p प्लस क्यू हमारे पास 3 2 5 आ गया, विषम आ गया। अब दोनों को प्रोडक्ट करें तो 2 तिया 6 आ जाता है, यानी ये सम संख्या आ जाती है। तो यहाँ से भी हमारा उत्तर नहीं आ रहा है ना। हो सकता है आगे आए किसी नंबर पे, लेकिन यहाँ तो एक ही फॉल्स हो गया तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा ना, यानी स्टेटमेंट 2 जो है ना इसका आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो है ना पी क्यू का प्रोडक्ट इवन आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, तो बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं। अगर दोनों को मिला लें कि पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है, ठीक, पी और क्यू अगर दोनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर 2 3 भी तो है, और 2 3 पे ही चेक किया था, वहां पर ऑड इंटीजर आया था, है ना, ऑड इंटीजर नहीं आया था यानी प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी, यानी दोनों मिला के भी इसका आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे, है ना। तो बोथ वन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले स्टेटमेंट 2 में जब हम लोगों ने चेक किया था ना पी एंड क्यू को, तो 2 और 3 ही नंबर लिया था, और 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। तो अगर दोनों प्राइम नंबर है, ठीक, पहला स्टेटमेंट के हिसाब से, और दोनों का जोड़ करके ओड इंटीजर आना चाहिए, तो दोनों का जोड़ कर भी इंटीजर ओड इंटीजर आया था 2 3 5। तो ये भी हमारा दोनों, यानी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद ये हमारा सफिशिएंट एग्जांपल बैठता है। अब दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, ये बोल रहा है ओड इंटीजर है क्या, तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिला करके भी आप दोनों इसका आंसर जो है नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, ओहो, अच्छा है कि नहीं है, तो यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो ओड इंटीजर नहीं है, यानी आप आंसर तो दे पा रहे हैं। ठीक, तो एक और नंबर देके चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम नंबर ले लें 3 और 5, 3 और 5 तो 5 3 8 हो जाता है, ये नहीं ले सकते हैं। 5 और 2 ले सकते हैं क्या, 5 और 2 ले सकते हैं। 5 और 2 ले लेंगे तो सम हो गया 7, तो सम अगर 7 हो गया ओड इंटीजर है। ठीक, और अगर ये ओड इंटीजर है तो इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, यानी यहाँ पर भी क्या आ गया, सम आ गया। ठीक, यानी सम आ गया, तो यहाँ पर भी सम आ गया, ये एक इवन है, मतलब इवन नंबर आ गया। ठीक, ये पूछा है कि क्या ऑड है, क्या पी क्यू ऑड है, तो नहीं है। ठीक, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के लिए 3 ले लें और 5 ले लें, तो 5 3 8 हो जाता है। 5 5 10 ले लें, ये भी नहीं होगा। 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, और 7 दूनी 14, तो सम आ जाता है। 11 और 3 14, 11 और 5 16, तो इतना तक में तो नहीं आ रहा है ना, इतना तक में हमारे पास जो है ना ये इवन ही आ रहा है, मतलब अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इवन आ रहा है 11, और बाकी तो सम ही हमारे पास उस विषम आ रहा है ना, विषम नहीं आ रहा है। चलिए, तो विषम हमारे पास यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, 7 और 2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 7 प्लस 2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 7 ले लिया पी को, क्यू ले लिया क्यू को ले लिया 2, और दोनों को जोड़ करके ओड इंटीजर आ रहा है 9, तो यानी दोनों स्टेटमेंट वेरीफाइड है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पी और क्यू को, तो 7 दूना 14 हो रहा है, यानी सम संख्या आ रहा है। तो विषम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब आप उत्तर दे पा रहे हैं इसका, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि अगर हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो इसका हम उत्तर दे पा रहे हैं। पूछा क्वेश्चन है कि क्या पी क्यू जो प्रोडक्ट है वो ऑड इंटीजर है, तो हम कह पा रहे हैं कि नहीं है भाई, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन। अकेले अकेले हम इसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को अगर साथ में यूज किए तो हमारे पास उत्तर आ गया। उत्तर आ गया कि भाई विषम संख्या नहीं है पी क्यू, है ना, पी क्यू जो प्रोडक्ट है वो विषम हमारे पास नहीं आ रहा है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर हो गया डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। 2009 से सेम कैलेंडर, पहले भी बता चुका हूँ, 6 जोड़ देते हैं, 6 जोड़ दीजिए 2009 में,
2000 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक, पुराना वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो पुराना वीडियो देखिए। कैलेंडर का हर क्वेश्चन हर एक वीडियो में एक एक बार तो डिस्कस हुआ ही है ना। हर ईयर में कम से कम 2 कैलेंडर का क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वहां पर 2025 से पूछा था, 2025। ठीक, यानी वो क्वेश्चन रहा होगा सीसेट का 2024 का। 2024 का सीसेट का डिस्कशन देखिए, ठीक है। और वहां से पता चलेगा कि 6 हम लोग क्यों जोड़े हैं। तो 6 जोड़ने के बाद पता चल जाता है। देखिए, इससे पहले जो लीप ईयर था ना, 2008 लीप ईयर था, जस्ट उसके 1 साल बाद है। तो जस्ट उसके 1 साल बाद जब भी निकालना होता है ना कि सेम कैलेंडर वैसा कब आएगा, तो 6 जोड़ देते हैं। तो इसीलिए 6 जोड़ दिया हमने, 2015 आ गया उससे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो संख्या 136 को 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है। एक नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 एंड सम ऑब्टेन्ड इज 7a3। तो ये जोड़ देते हैं। नंबर है हमारे पास 136 और कह रहा है कि 136 में जब आप 5b7 को ऐड करते हैं, 5 है, b है और 7 है, ऐड करते हैं तो आपके पास जो उत्तर आता है वो आता है 7a3, 7a और 3। ठीक है, चलिए अब बोला इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये जो है ना पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या है कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है ना वो 3 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट है यहाँ 7 3 10, यानी ए क्या हो जाए, ए हो जाए 2, ए हो जाए 5, ए हो जाए 8, है ना। 7 3 10 2 12, 7 5 10, 7 3 10 5 15, 7 3 10 8 18, यही 3 हो सकते हैं। यानी ए का वैल्यू 2 5 और 8 हो सकता है। ऑप्शन में 2 5 और 8 तीनों दे रखा है, यानी 7 तो नहीं हो सकता ए का वैल्यू। अच्छा, बी का पूछा है, चलिए बी का पूछा है ना, तो ए के हिसाब से बी को निकालेंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास ये हो सकता है, तभी ये 3 से डिविजिबल बनेगा। तो सबसे पहले ए को अगर हम 2 रख देते हैं, ए को अगर हम 2 रख देते हैं, तो अब देखते हैं बी का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से। तो 7 और 6 13 आ गया, 13 का 3, यानी कि यहाँ से 7 और 6 13 का 3 यहाँ लिखा है, यानी ए किधर जाएगा। तो 3 1 4 और बी को मिला करके यहाँ 2 होना चाहिए। तो 3 प्लस बी मिला करके यानी कि 12 होना चाहिए कुल मिला के। 3 प्लस बी मिला के 11, सॉरी 1, क्योंकि यहाँ पे कैरी भी तो है, तो ये तीनों मिला करके 12 होना चाहिए। तो 3 1 4 यहाँ ऑलरेडी हो गया, यानी बी 8 हो सकता है। तो बी हमारे पास क्या पॉसिबल है, बी का वैल्यू यहाँ से 8 आ सकता है। पहला पॉसिबिलिटी, बी का वैल्यू 8 आ सकता है। ठीक है, जब हम ए को 2 रख रहे हैं तो बी का वैल्यू 8 पॉसिबल है, तभी यहाँ 2 होगा, क्योंकि 8 3 11 1 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 यहाँ आ जाएगा, वही हमने रखा था। तो 2 यहाँ आ गया और 8 यहाँ आ गया। अब हासिल फिर से 1 बचेगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 1 2 और 5 7, यानी वेरीफाइड है ना। अब की बार अगर हम ए को 2 ले लेते हैं, अगर हम ए को 2 ले लेते हैं, इसको फिलहाल डिलीट कर दो, यहाँ ए को 2 नहीं 5, 2 तो ले चुके हैं। जब 2 को लिए 2 लिए तो हमारा 8 आ गया आंसर बी। ठीक है, अब ए को यहाँ लिख देते हैं साइड में। जब हमने ए को इधर बी, ए को 2 लिया तो बी हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब ए को हम लोग 5 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यही 3 पॉसिबिलिटी थी, 2 था, 5 और या 8, ये तीनों में से आ सकता है। ए को अगर हम 5 ले लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो ये 6 और 3 7 6 13 हो गया, 13 का 3 हाथ में 1, तो 3 1 4 हो गया, 4 4 4 यहाँ हो गया, यहाँ टोटल 5 आना है ना। यहाँ 5 कब आएगा, इधर 4 ऑलरेडी हो गया, तो बी 1 हो जाए, तो बी 1 हो जाए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए, बी का वैल्यू पूछा है तो 1 नहीं हो सकता है, कहने का मतलब। चलिए, तो फिर 1 अगर नहीं होगा तो 5 किस में आएगा, यहाँ पर भी तो 1 हासिल बचाना है, यानी 15 पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ 4 हो गया तो बी 11, तो बी अगर एक ही अंक संख्या तो 11 कैसे हो जाएगा, है ना। तो 5 और 8 दोनों में ही हमारा 10 से ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब यही हमारा सही कॉम्बिनेशन था कि ए का वैल्यू 2 और बी का 8, बी का ऑप्शन 8 जो है ना डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यानी बी का वैल्यू केवल 8 पॉसिबल था, बाकी सब लेंगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा, ए गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बी से आगे, बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। कहने मतलब है कि एवरी अल्टरनेट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी, यानी बी को इंक्लूड करते हुए और बी से आगे, ठीक है, जो लेटर लिखा गया है अल्फाबेट का, तो हर एक अल्टरनेट लेटर जो है ना स्मॉल लेटर में लिखा गया है। यानी कि बी से शुरू करके, ठीक, बी से शुरू किया, अब सी कैपिटल में लिखेगा, डी फिर से छोटा लिखेगा,
ई कैपिटल में लिखेगा, एफ फिर से छोटा लिखेगा, जी कैपिटल में लिखेगा, आई छोटा लिखेगा, ठीक है। यानी अगर देखेंगे आप तो दूसरा पोजीशन, चौथा, छठा, आठवां, यानी जितना भी इवन पोजीशन है, इवन पोजीशन, सारे इवन पोजीशन वाले जो है ना वो स्मॉल लेटर में, सारे इवन पोजीशन क्या है, स्मॉल लेटर में, इवन पोजीशन वाले स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, ठीक है। और ऑड पोजीशन वाले कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। तो आपके पूछा है कि अगर यही पैटर्न हम फॉलो करें, ठीक है, तो देन हाउ द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज रिटन। तो किसी भी वर्ष का सेकेंड हाफ का पहला महीना को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इस पैटर्न में अगर फॉलो करके लिखें तो देखिए सेकेंड हाफ यानी पहला 6 महीना खत्म, अगला छमाही जब शुरू होगा तो कब से शुरू होगा, जून तक 6 महीना होता है यानी जुलाई। तो जुलाई को हमें लिखना है, देखिए ऑप्शन में सारे जुलाई लिखे हैं, लेकिन किस प्रकार लिखेंगे वो हमें सोचना है। तो जुलाई लिखना है, तो जुलाई में ये जो जे है ये किस पोजीशन पे है। तो एक ट्रिक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ई ज्योति आपको याद रखना है। ई का पोजीशन 5वां होता है, जे का 10 होता है, ये 15 होता है और ये 20 होता है और वाई 25 होता है, जेड 26 होता है, तभी तो वाई 25 हो गया, ठीक है। चलिए तो ये पोजीशन जल्दी से रिकॉल करने का एक तरीका है। तो देखिए जो जे यहाँ पे 10वां पोजीशन पे, जे 10वां पोजीशन पे है और इवन है 10 अगर इवन है तो जे क्या हो जाएगा, स्मॉल में। तो जे हम लिख देते हैं स्मॉल में। जे स्मॉल में कहाँ कहाँ पे है, तो तीनों ऑप्शन में, यानी ए तो कट गया हमारा, ए में कैपिटल दे रखा है, ठीक है। अब यू कहाँ पे है, तो टी के बाद यू आता है, STU है ना। तो यू आ जाएगा 21वां पे, टी है 20वां पे, तो यू कहाँ जाएगा 21वां पे। अब 21 जो है हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड पोजीशन हमारा कैपिटल लेटर में नहीं है, यू जो है ना वो कैपिटल में हो जाएगा। यू कैपिटल में कहाँ कहाँ पे, तीनों में ही है, यानी ऑप्शन आंसर नहीं निकाल पाए हम। ठीक, लास्ट वाले को देख लें क्या, लास्ट वाला है ऑड, जो वाई है वो ऑड नंबर है ना, यानी 25वां पोजीशन में 25वां ऑड है, और यहाँ इवन पोजीशन स्मॉल लेटर है, ऑड पोजीशन कैपिटल लेटर है, यानी वाई जो है ना वो कैपिटल में होगा। देखिए वाई कहाँ कहाँ कैपिटल में है, एक ही जगह है डी ऑप्शन में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं, आगे जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ठीक है डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि लाइव क्लास में आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।